तो हमें जॉन रॉल्स करना है बच्चे, ठीक है ना। अब जॉन रॉल्स जो है बच्चे, वो जो काफी फेमस है बच्चे, वो फेमस है अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस के वजह से बच्चे। जो उसने थ्योरी ऑफ जस्टिस का कंसेप्ट दिया बच्चे, उसके वजह से रॉल्स जो है वो काफी फेमस हुआ। रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस के कंसेप्ट को लगभग सभी कंट्रीज जो है बच्चे वो क्या करती हैं, अडॉप्ट करती हैं। सभी कंट्रियों ने उसके थ्योरी ऑफ जस्टिस कंसेप्ट को क्या कर रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है बच्चे। और थ्योरी ऑफ जस्टिस का कंसेप्ट ये इसने उस टाइम दिया बच्चे, जब अमेरिका में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे थे बच्चे, ठीक है ना। मतलब उस ड्यूरिंग इसने दिया है बच्चे, जब अमेरिका में पॉलिटिकल क्राइसिस थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, अमेरिका जो है वो वियतनाम वार में हार चुका था, अमेरिका में महंगाई जो है वो काफी बढ़ चुकी थी, इन्फ्लेशन बढ़ चुका था। यानी इन्फ्लेशन की वजह से लोग जो थे वो सरकार से बहुत ज्यादा नाराज थे बच्चे। अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो राइज कर रहा था। तो ये ऐसे कुछ रीजंस थे, ठीक है। उस पीरियड में ही रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस का कंसेप्ट दिया बच्चे, थ्योरी ऑफ जस्टिस का कंसेप्ट दिया उसने। यानी थ्योरी ऑफ जस्टिस का जो उसका कंसेप्ट है बच्चे, यानी लिबरलिज्म के वजह से जो प्रॉब्लम राइज हुए थे बच्चे, उन प्रॉब्लम को क्या करना था, रिड्यूस करना था थ्रू थ्योरी ऑफ जस्टिस। और थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी जस्टिस के कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए जॉन रॉल्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज का यूज किया है बच्चे। यानी जो जस्टिस की मेथोलॉजी है पूरी की पूरी, वो किस पर बेस्ड है बच्चे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज पर। और सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज है वो तीन लोगों ने दे रखी है, हॉब्स, लॉक और रूसो। और इसने जस्टिस के कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए रॉल्स ने लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज का क्या किया है, यूज किया है, ठीक है ना। लेकिन लॉक के नेचुरल राइट को जॉन रॉल्स जो है वो सपोर्ट नहीं करता है बच्चे, ये ध्यान में रखना। उसने लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज का यूज करके, मतलब लॉक के सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है बच्चे उसका यूज करके उसने जस्टिस के कंसेप्ट को तो डेवलप किया है। लेकिन लॉक ने जो नेचुरल राइट्स के कंसेप्ट दिए थे बच्चे, लॉक ने जो नेचुरल राइट्स के कंसेप्ट्स दिए हैं, उन कंसेप्ट का यूज जॉन रॉल्स के द्वारा नहीं किया जाता है। वो लॉक के नेचुरल राइट्स का यूज नहीं करता है, क्योंकि लॉक जो है वो, ठीक है ना, मतलब जो लॉक है वो नेचुरल राइट्स में जैसे प्रॉपर्टी, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी जॉन लॉक का बोलना ये था कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जॉन रॉल्स है ना, वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी पर रिस्ट्रिक्शंस हो। क्योंकि जब कोई भी प्रॉपर्टी फॉर्म की जाती है तो वो प्रॉपर्टी किसी न किसी के लेबर के वजह से फॉर्म होती है, तो या किसी न किसी स्किल के वजह से वो प्रॉपर्टी फॉर्म होती है। तो जो आपके अंदर स्किल है या जो आपके अंदर लेबर है ना, वो आपके वजह से आपके अंदर नहीं आया है। यानी कहने का मतलब ये है, कल को अगर तुम कोई प्रॉपर्टी अगर फॉर्म करते हो, तुमने कोई प्रॉपर्टीज बनाई, तो क्या तुमने वो प्रॉपर्टीज तो अपने मेहनत से बनाया है, लेकिन क्या उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ तुम्हारा ही राइट होना चाहिए? लॉ के अकॉर्डिंग है कि हाँ, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को बनाने में मेरा लेबर है, इसलिए उस प्रॉपर्टी पर मेरा राइट होना चाहिए। जॉन रॉल्स कहता है ये गलत है, क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है उसमें और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। जिसने आपको पढ़ाया उसका भी कंट्रीब्यूशन बनता है, जिसने आपके स्किल को डेवलप किया उसका भी कंट्रीब्यूशन बनता है। इसलिए आपकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ आपका राइट नहीं होगा, आपकी प्रॉपर्टीज पर बाकी लोगों के भी क्या होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए बच्चे। ये जॉन रॉल्स का है। मतलब जो लिबरलिज्म है ना बच्चे, उस लिबरलिज्म को जॉन रॉल्स ने थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया बच्चे। जैसे कहने का मतलब, अगर मैंने अपने लेबर से अगर कोई चीज बनाई है बच्चे,
या मैं एक कल को बहुत एक टैलेंटेड पर्सन हो जाऊं, तो क्या मैं टैलेंटेड जो पर्सन हूं सिर्फ अपने वजह से मैं एक टैलेंटेड पर्सन बन पाया, या फिर मेरे घर वालों ने मुझे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराई, उसके वजह से मैं एक टैलेंटेड पर्सन बना? उन्होंने एक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराई इसलिए मैं एक टैलेंटेड पर्सन हूं। तो यहां पर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि मैं जो भी चीजें प्रोड्यूस करूंगा उस चीज में मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली या जिसके भी सपोर्ट से मैं डेवलप हुआ, उनको मुझे क्या करना चाहिए, शेयर होना चाहिए। इसी को बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं बच्चे। रॉल्फ जॉन लॉक ने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉन लॉक ने बोला कि अगर आपने अपने लेबर से चीजें बनाई है तो वो आपकी चीज है। रॉल्स ने कहा नहीं, ये जो भी चीजें आप बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी के हेल्प और सपोर्ट से वो चीजें बन रही हैं। तो जिसके हेल्प और सपोर्ट से ये चीज आप बना रहे हो उस चीज पर उसका भी राइट होना चाहिए। ये जस्टिस है, ये एक जस्ट सोसाइटीज होगी अकॉर्डिंग टू द जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स ने बच्चे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज का यूज करके प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बनाए, प्लस उसने विल ऑफ इग्नोरेंस का यूज किया बच्चे, ठीक है ना, विल ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशंस बच्चे, जिसको विल ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना, विल ऑफ इग्नोरेंस बोला जाता है। तो जो विल ऑफ इग्नोरेंस का कंसेप्ट है बच्चे, ठीक है ना, ये जो कंसेप्ट है विल ऑफ इग्नोरेंस का बच्चे, ये कंसेप्ट जॉन लॉक ने दिया है बच्चे, ठीक है ना। यानी रॉल्स तो ये बात मानता है कि जो स्टेट का ओरिजिन है बच्चे, जो स्टेट की उत्पत्ति है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज की वजह से हुई, इस चीज को रिजेक्ट नहीं करता। वेल ऑफ इग्नोरेंस, उस कंडीशन को रॉल्स ने बोला है नेचर ऑफ स्टेट, यानी नेचर ऑफ स्टेट की कंडीशंस को उसने विल ऑफ इग्नोरेंस बोला है, अज्ञान का पर्दा, ठीक है, अज्ञान के पर्दे को ही हम लोग इंग्लिश में विल ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं। यानी हम सभी लोग एक ऐसी कंडीशन में हैं जहां पे ना तो मुझे अपने स्टेटस के बारे में पता है, ना तो तुम्हें अपने स्टेटस के बारे में पता, ना तो तुम्हें अपने स्टेटस है। हम सभी लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा एक ऐसी सोसाइटीज का फॉर्म करेंगे जो सभी के लिए क्या होगा, जस्टेबल है। मुझे ये भी नहीं पता है कि डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पर होता है। मतलब विल ऑफ इग्नोरेंस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको ये नहीं पता है कि डिस्क्रिमिनेशन के बेस क्या होते हैं। विल ऑफ इग्नोरेंस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको ये नहीं पता है कि आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है। अब इस कंडीशन में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाए और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मान लो कि एक स्टेट अगर हम फॉर्म कर रहे हैं तो वो स्टेट जस्टिबल होगा या नहीं बच्चे, उसी स्टेट को जस्टिबल, यानी विल ऑफ इग्नोरेंस के थ्रू वो एक ऐसा स्टेट फॉर्म करना चाहता है जिसमें क्या होगा, जस्टिस होगा। और विल ऑफ इग्नोरेंस में जो लोग हैं वो रेशनल हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्फिनेस नहीं है, लोग इगोस्टिक्स नहीं है, और कोई ये नहीं जानता है कि जब स्टेट फॉर्म हो जाएगा और स्टेट फॉर्म होने के बाद जो एक इनइक्वालिटीज क्रिएट होगी उसको इनजस्टिस नहीं मानेंगे। यानी हम सभी ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद से एक स्टेट फॉर्म हुआ और फिर उस स्टेट में इनइक्वालिटीज आएगी ही आएगी, क्योंकि नेचुरल डिफरेंसेस है, इस वजह से इनइक्वालिटीज आ जाएगी। लेकिन वो इनइक्वालिटी जो आ रही है उसको इनजस्टिस नहीं माना जाएगा अगर वो विल ऑफ इग्नोरेंस के वजह से स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो रॉल्स का जस्टिस का कंसेप्ट है बच्चे, उसको मैक्सिमिनी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। मैक्सिमिनी प्रिंसिपल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो लिस्ट ऑफ द लिस्ट है ना, उसके बेनिफिट्स की बात रॉल्स ज्यादा करता है बच्चे। लिस्ट ऑफ द लिस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में रह रहा है बच्चे, उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रॉल्स थ्योरीज बच्चे। इसलिए रॉल्स के जस्टिस के कंसेप्ट को हम लोग मैक्सिमिनी प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो विल ऑफ इग्नोरेंस पता चला बच्चे कि विल ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है, यानी एक ऐसी सिचुएशंस बच्चे जहां पे लोगों को ना तो अपने टैलेंट के बारे में पता है,
ना तो अपने एडवांटेज के बारे में पता है। हाँ, लोग रेशनल हैं, ना तो लोगों के डेवलपमेंट के बारे में पता है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा और हमारा इंटरेस्ट क्या होगा। उसके बाद लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो स्टेट फॉर्म होगा ना बच्चे, उसको जस्ट स्टेट बोल सकते हो बच्चे, न्यायपूर्ण राज्य बोला जा सकता है। तो एक तरह का क्या होगा, जस्ट स्टेट होगा बच्चे, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स थ्योरीज बच्चे। और विल ऑफ इग्नोरेंस के बेसिस पर ही बच्चे उसने 3 प्रिंसिपल्स दिए बच्चे, ठीक है ना। विल ऑफ इग्नोरेंस के बेसिस पर, विल ऑफ इग्नोरेंस के थ्रू वो 3 कंक्लूजन्स पे पहुंचा बच्चे। फर्स्ट जो कंक्लूजन्स था बच्चे, वो कंक्लूजन्स ये था, प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेटेस्ट इक्वल लिबर्टीज बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेटेस्ट इक्वल लिबर्टीज बच्चे, ऑफ ग्रेटेस्ट इक्वल लिबर्टी बच्चे, ठीक है बच्चे। सेकेंड जो है बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और थर्ड है बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस। यानी प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस का मतलब है समाज में भेदभाव किया जा सकता है बच्चे, समाज में तुम भेदभाव कर सकते हो, डिफरेंसेस कर सकते हो, लेकिन अगर उस डिफरेंसेस से लिस्ट ऑफ द लिस्ट को अगर बेनिफिट्स हो रहा है बच्चे, तभी उस डिफरेंसेस को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर उस डिफरेंसेस के वजह से लिस्ट ऑफ द लिस्ट को बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उस डिफरेंसेस को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बच्चे। आप भेदभाव करिए, रेशनल डिस्क्रिमिनेशन करिए, लेकिन उस रेशनल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से किसको बेनिफिट्स होने चाहिए बच्चे, वो बेनिफिट्स किसको होना चाहिए, लिस्ट ऑफ द लिस्ट होना चाहिए। जो एकदम लिस्ट पोजीशन में है बच्चे, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, बेनिफिट्स होना चाहिए। क्लियर है बच्चे। ठीक है, तो वो जो रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है बच्चे, उसमें ग्रेटेस्ट इक्वल लिबर्टी को सबसे ऊपर रखा जाता है बच्चे। हम सभी को लिबर्टी जो है वो क्या करेंगे, अवेलेबल कराएंगे फॉर अ डेवलपमेंट। और जो ग्रेटेस्ट इक्वल लिबर्टी जो सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है बच्चे, वो होती है डेमोक्रेटिकल कंट्रीज में बच्चे। डेमोक्रेटिकल कंट्रीज में सबसे ज्यादा तुम्हें लिबर्टी जो है वो क्या होगी, अवेलेबल होगी बच्चे। और रॉल्स जो है बच्चे, वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को क्या करता है, सपोर्ट करता है बच्चे। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो रॉल्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज को भी सपोर्ट किया, यानी टाइम टू टाइम क्या होने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए बच्चे। और जितने भी मास कम्युनिकेशंस के मीडियम हैं बच्चे, उस पर सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। इसी को जर्नलिस्ट बोला जाता है बच्चे, इक्वल राइट टू द बेसिक लिबर्टीज बच्चे, ठीक है। और उसने ये भी बोला कि लिबरल डेमोक्रेसीज का कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं हो सकता है बच्चे, ठीक है ना। तो उदार लोकतंत्र का आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है बच्चे। और जहां पे फ्रीडम ऑफ थॉट्स है बच्चे, लिबर्टी ऑफ कंसाइंस है, राइट टू प्रॉपर्टी है, ये सारे राइट्स आपको कहाँ पे मिलते हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। तो लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है बच्चे। इसके बाद तुम देखोगे बच्चे, जो सेकेंड प्रिंसिपल है बच्चे, उसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है बच्चे। रॉल्स जो है ना बच्चे, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को जस्ट मानता है, ठीक है ना। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है बच्चे, उस कैपिटलिस्ट सिस्टम को उसने जस्ट माना कि कैपिटलिस्ट सिस्टम अच्छा है बच्चे, कैपिटलिस्ट सिस्टम को वो सही मानता है,
ठीक है। और कैपिटलिस्ट सिस्टम में तुम जानोगे बच्चे कि जो रिसोर्सेज होते हैं बच्चे, वो रिसोर्सेज प्राइवेट के कंट्रोल में होते हैं बच्चे। इस चीज को भी वो राइट मानता है, ठीक है ना। दूसरी चीजें वो बोलता है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है वहां पे जो एंटरप्रेन्योरर होंगे उनके पास कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या होगा, राइट होगा। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट करते समय अपने प्रॉफिट को ज्यादा प्रायर रख सकते हैं। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वहां पे आप अपने बेनिफिट्स को ज्यादा प्रायोरिटीज दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी चीज में बोलता है कि मार्केट जो है, पूरा का पूरा जो मार्केट होना चाहिए उसमें कंपटीशन होना चाहिए। मतलब मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए जहां पे लोगों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा बच्चे। यानी ठीक है, तो इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटीज में जनरली हमें क्या करना है, ठीक है ना, कि मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। प्राइस जो डिटरमाइन होगा वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए बच्चे। हाँ, बस ये ध्यान में रखना चाहिए स्टेट को कि जो इंडस्ट्रियल है उनकी मोनोपोलीज क्रिएट ना हो जाए। इक्वलिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज जब हम अवेलेबल कराते हैं तो वहां पे उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट्स हो सकता है जो मेरिटेड है। वो लोग अपने मेरिट का यूज करके चीजों पे एक मोनोपोलीज क्रिएट कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में स्टेट का ये रोल होता है कि उस मोनोपोलीज को क्रिएट होने से क्या किया जाए, रोका जाए। अगर स्टेट उस मोनोपोलीज को क्रिएट कर होने से अगर रोक नहीं पाती है ना, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो खत्म हो जाएगी और लोगों की जो लिबर्टी है वो भी खत्म होती है बच्चे। लिबरल डेमोक्रेसी में हाँ, कैपिटलिज्म में सिर्फ एक कंपनी की एक वर्ग की मोनोपोली तो बनेगी, वो नहीं बनेगी। मतलब उस मोनोपोलीज कहने का मतलब उस कंपनी का ही सिर्फ उस प्रोडक्ट पे मोनोपोलीज नहीं होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट को बनाने वाली दूसरी और भी कंपनीज हों। और ये ध्यान में रखना है कि जो मार्केट इकोनॉमी है बच्चे, जो मार्केट इकोनॉमी है वहां पे कार्टेल फॉर्म ना हो जाए। क्योंकि अगर कार्टेल फॉर्म हो गया तो वहां पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि कार्टेल में क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल है वो मिलजुल के अपने बेनिफिट्स के लिए चीजों के प्राइस को अप और डाउन करेंगे। उन्हें कंज्यूमर के इंटरेस्ट और कंज्यूमर के कंजप्शन से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये सिचुएशंस क्रिएट ना हो। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि सभी को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और उन लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जो लिस्ट ऑफ द लिस्ट हैं बच्चे। ठीक है ना। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज में जैसे कहने का मतलब ये है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज में जैसे पहले से जनरल कैटेगरी हर जगह पे है, ठीक है ना, जनरल कैटेगरीज हर जगह पे है मान लेते हैं। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनका प्रेजेंटेशन हर जगह पे नहीं है बच्चे। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि आप जनरल कैटेगरी के साथ, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस का यूज करके आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करो। और यहाँ पे जो आप डिफरेंसेस करेंगे वो डिफरेंसेस लॉजिकली एक्सेप्टेड होगा और लॉजिकली डिफाइंड हो जाएगा। तो इसको इनइक्वालिटीज और इसको इनजस्टिस नहीं माना जाए। यानी डिफरेंसेस करने की वजह से अगर किसी के लाइफ में एक बड़ा चेंजेस आता है और उन लोगों के लाइफ में बड़ा चेंजेस आता है जिनके पास कुछ नहीं है, तो फिर वो डिफरेंसेस जो है ना वो एक्सेप्टेबल है बच्चों। जैसे उसने ब्लैक्स को, हाँ हाँ, इक्वलिटीज लाने की एक कंडीशंस हम क्रिएट करेंगे इक्वलिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज में। तो वही तुम देखोगे कि जैसे अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन को इंट्रोड्यूस कराया गया था। अफर्मेटिव एक्शन में हमने क्या किया कि जो व्हाइट थे उनके राइट को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस के बेसिस पे उनके साथ हमने भेदभाव किया। हमने बोला कि अगर आपको यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे
और दूसरा हमने बोला कि जो ब्लैक्स हैं अगर वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं तो कम मार्क्स लाकर भी पढ़ सकते हैं। तो अब जब हमने व्हाइट के साथ जो एक डिफरेंसेस किया ना, इस डिफरेंसेस के वजह से ब्लैक की कंडीशन में ना एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। तो ये एक जस्टिबल है अकॉर्डिंग टू द मॉरल प्रिंसिपल। मॉरलिटीज के बेसिस पर इसको लोग राइट मानेंगे बच्चे। जिसे हमारे यहाँ रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन है बच्चे, हम जनरल कैटेगरी के राइट्स को कम करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट के प्रेजेंटेशंस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे जो एक उनके साथ डिफरेंसेस होता है उसको लॉजिकली लोग जस्टिफाई करते हैं कि ये डिफरेंसेस जो है वो क्या है, राइट है बच्चे। यही चीजें रॉल्स ने इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज में क्या कर रखा है, समझा रखा है बच्चे। क्लियर है? और थर्ड तुम जब देखोगे ना बच्चे, तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब वो इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है बच्चे। इनकम जो है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेगा। यानी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है बच्चे, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट एरिस्टोटल का है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट रॉल्स का है बच्चे। वो पेपर में पूछा भी जाता है कि रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट किसने दिया है, तो वहां पे ऑप्शन में तुम्हें जॉन रॉल्स टिक करना पड़ता है। लेकिन रॉबर्ट नॉजिक जो है बच्चे, वो रॉल्स के रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है ना, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है बच्चे। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एरिस्टोटल का है और रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो रॉल्स का है बच्चे। ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में वो कुछ पॉइंट्स बोला बच्चे, लिख सकते हो। ट्रांसफर ऑफ इनकम शुड बी द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लिस्ट एडवांटेज बच्चे। ट्रांसफर ऑफ इनकम शुड बी टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लिस्ट एडवांटेज बच्चे। Transfer of income should be to the greatest benefit of the least advantage बच्चे। ठीक है ना, मतलब जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो इनकम को क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। जो भी इनकम है सरकार उस इनकम को क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन जब भी इनकम ट्रांसफर होगा बच्चे, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट्स किसका होना चाहिए, लिस्ट एडवांटेज, तभी उसको जस्टिबल माना जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब अमीरी और गरीबी तो है, अमीर और गरीब लोग हैं, वहां पे इन इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज तुम्हें देखने को मिलेगी बच्चे। लेकिन जब आप इनकम को ट्रांसफर करोगे ना बच्चे, तो गरीब में भी उस गरीब को ज्यादा बेनिफिट्स होना चाहिए जो सबसे ज्यादा गरीब है। ये रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है बच्चे। ठीक है, यानी हम ट्रांसफर ऑफ इनकम करेंगे, लेकिन ट्रांसफर ऑफ इनकम में हमें उन लोगों को ज्यादा देना है जो सबसे ज्यादा गरीब है। गरीबों में जो गरीब है उसको आपको ज्यादा देना है। इसीलिए बच्चे, इसीलिए जो जॉन रॉल्स का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है बच्चे, ठीक है ना, इसे ना बच्चे इसीलिए तुम देखोगे बच्चे, गवर्नमेंट क्या करती है, जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है सरकार उन लोगों से ज्यादा टैक्स लेती है, और टैक्स लेने के बाद सरकार क्या करती है, उस टैक्स को उन लोगों पे ज्यादा खर्च करने की कोशिश करती है जो लिस्ट ऑफ द लिस्ट। इसी को रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं बच्चे। ये तुम्हारा रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है बच्चे। ठीक है ना,
तो ये चीजें थोड़ी सी हमें रोल्स में ध्यान में रखनी होती है बच्चे, ठीक है ना। जहाँ पे कभी कभी वो अरेंज करने के लिए भी पेपर में देगा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टीज रखना है सबसे पहले, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटीज, और उसके बाद डिफरेंसेस प्रिंसिपल्स बच्चे, ये अरेंज करने के लिए देगा बच्चे। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी सबसे ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड थर्ड है डिफरेंस प्रिंसिपल्स बच्चे। हाँ हाँ, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस। और जो जेएस मिल है बच्चे, जेएस मिल जो है वो यूटिलिटेरियन थ्योरीज को क्रिटिसाइज करता है बच्चे। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस कंसेप्ट को उसने जॉन रॉल्स ने यूटिलिटेरियन थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया है बच्चे। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात की जाती है। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस में बच्चे माइनॉरिटीज के राइट प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन थ्योरी ऑफ जो जस्टिस है रॉल्स का बच्चे, उसमें माइनॉरिटीज को भी ज्यादा बेनिफिट्स दिया जा रहा है बच्चे। तो जहां पे माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है बच्चे, उससे इसी अप्रोच को बच्चे मैक्सिमिनी प्रिंसिपल्स हम बोलते हैं बच्चे। तो ये हमारा क्या हो गया? मैक्सिमिनी प्रिंसिपल हो गया, ठीक है बच्चे। और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है बच्चे उसकी, वो पूरा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है फॉर अ डेवलप्ड ऑफ द जस्टिस थ्योरीज। जस्टिस की थ्योरीज को डेवलप करने के लिए उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज को हाइपोथेटिकली क्या किया? एक्सेप्ट किया है बच्चे। वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बच्चे। और विल ऑफ इग्नोरेंस समझा लोगे ना वहां पे, क्योंकि वो मीनिंग ऑफ द विल ऑफ इग्नोरेंस पूछेगा बच्चे। पेपर में वो क्या करते हैं ना, विल ऑफ इग्नोरेंस की मीनिंग पूछेंगे बच्चे। हाँ बताओ। In such a situation of radical equality, justice as fairness as they do not to any person's race, ethnic group, sex, or various intelligence such as strength and intelligence. हाँ तो ये चीज, सबको ऐसे नॉर्मल मान लिया जाता है। हाँ मतलब एक ऐसी जहाँ पे सभी लोग नॉर्मल होते हैं उसको ओरिजिनल, हाँ सारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर कर दो, और उस सिचुएशन में जब तुम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आओगे तो उस सिचुएशन को ही ओरिजिनल पोजीशन बोलते हैं। जिस पोजीशन में हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब जब हम तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना है और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमें एक स्टेट फॉर्म करना है। तो युवराज को अपने स्टेटस के बारे में पता नहीं है, अपने रिलीजन के बारे में पता नहीं है, अपने सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक, किसी भी चीज के बारे में पता नहीं। अब ये देखो एक बहुत फेयर सिचुएशन हुआ कि हम तीनों को कुछ नहीं पता है। अब यहाँ पे जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा बच्चे, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट फेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो लोगों ने कहा उसके बाद अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटीज आ गई तो कहा कि फिर वहां पे प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस का यूज कर लेना। क्योंकि इस सिचुएशन में बच्चे जब किसी को, जैसे उसने एक एग्जांपल दिया था ब्रेड का, कि अगर मैं किसी को ब्रेड दे दूं और उसे बोलूं कि उस ब्रेड को तुम तीनों लोगों में बांटो, तो वो तीनों लोगों में ब्रेड को किस तरीके से बांटेगा? तो रॉल्स ने कहा कि वो तीनों लोगों में उस ब्रेड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो रेशनल तो है लेकिन सेल्फिश नहीं, इगोइस्टिक नहीं। तो जब वो एक स्टेट फॉर्म करेगा तो उस स्टेट को फॉर्म करते समय उसे ये नहीं पता है कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन कैसे होंगे, उसे ये नहीं पता है कि मेरी हॉबीज क्या हैं, ये उसे पता नहीं है कि मेरे इंटरेस्ट क्या हैं। तब जो अब सोसाइटी फॉर्म होगी उस सोसाइटीज को जस्ट सोसाइटीज माना जाएगा। यानी ये सिचुएशन तब आएगी जब विल ऑफ इग्नोरेंस में ऐसी सिचुएशंस आए बच्चे। और उसी व्हील ऑफ इग्नोरेंस का मतलब होता है जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है, तुम्हें किसी भी चीज के बारे में पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिले, तो उसके लिए तुम कुछ लोगों से तुम क्या हुए, मिले। और जब तुम उन लोगों के साथ मिले तो उन लोगों को भी पता नहीं है कि कैसे एक अच्छी लाइफ मिल सकती है।
तो तुम ये तीनों ने मिलकर एक समझौता किया कि ऐसे ऐसे हमें एक अच्छी लाइफ मिल सकती है, तो उस सोसाइटी को ना हम जस्टेबल सोसाइटी मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कोई लालच नहीं है, और उस सोसाइटी से जो चीजें मिलेगी वो चीजें मुझे सेटिस्फाइड करेगी मुझे। ये विल ऑफ इग्नोरेंस है बच्चे। यहाँ पे ये ओरिजिनल पोजीशन कह रहा है, ठीक है ना। जैसे पर्सन आर ignorant of the social status, differences in abilities, fortune, and even intelligences, they come together to negotiate the principle of justice that are prevail in the society behind the veil of ignorance. हम सभी अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर अ बेस्ट सोसाइटीज के लिए। तो वहां पे किसी को किसी के सोशल स्टेटस के बारे में पता नहीं है, किसकी क्या एबिलिटीज है उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है ना, उसके भाग्य के बारे में पता नहीं कि क्या होगा, कुछ नहीं पता। सिर्फ वहां पे वो जो बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ रेशनल हैं, क्योंकि समझौता जो होता है वो रेशनल लोगों में होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो रेशनल। उसी सिचुएशंस को विल ऑफ इग्नोरेंस, यानी तुमसे पेपर में ना बस यही लिखेगा कि मीनिंग ऑफ द विल ऑफ इग्नोरेंस, तो बस वहां तुम ये बता देना कि इग्नोरेंट ऑफ द सोशल स्टेटस दिखेगा ऑप्शन में, ठीक है ना, डिफरेंसेस इन एबिलिटीज को भी इग्नोरेंट करना है, फॉर्च्यून को भी इग्नोरेंट करना है, इवन इंटेलिजेंसीज को भी इग्नोरेंट करना है। इस सिचुएशन को ही बच्चे विल अग्री, तब यहाँ पे इक्वली रेशनल हो जाएंगे सब। अब यहाँ पे जो समझौता होगा ना बच्चे, उस समझौते से जो स्टेट फॉर्म होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा बच्चे। मतलब उस स्टेट में सभी लोग जो होंगे वो बराबर के होंगे बच्चे, लेकिन डिफरेंसेस आएगा वहां पे। हो सकता है कुछ टाइम के बाद लोगों में लालच आ जाए, हो सकता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करते समय ना आया हो, लेकिन हो सकता है कि स्टेट फॉर्म होने के बाद जब मैं स्टेट में आ जाऊं तो हो सकता है कि मैं अपने मेरिट के वजह से आगे भी तो बढ़ सकता हूं, मैं अपने मेरिट की वजह से आगे निकलूंगा। तो वहां पे जो एक इनइक्वालिटीज क्रिएट होगी उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, उसने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस का यूज कर देना। यानी जैसे ही मैं अपने मेरिट की वजह से आगे बढ़ूंगा, सरकार मुझके मेरे ऊपर क्या करेगी, हाई टैक्स रेट लेवी करेगी, और हाई टैक्स रेट मुझसे लेकर वो क्या करेगी, लिस्ट ऑफ द लिस्ट को डेवलप करने पर क्या करेगी, खर्च करेगी, जिससे कि वो लोग ऊपर आ जाए और एक सोसाइटीज में जो है वो इक्वालिटी जो रहेगी वो क्रिएट होती रहेगी। तो ये चीजें हो गई। ये पूछा जाता है कि विल ऑफ इग्नोरेंस क्या है, ओरिजिनल पोजीशंस क्या है। यूटिलिटेरियन फिलॉसफी को क्रिटिसाइज इसलिए करता है क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन रॉल्स को लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि रॉल्स ने लिबरलिज्म को ही प्रोटेक्ट करने के लिए थ्योरी ऑफ जस्टिस का आकाश में व्यक्त किया। उसमें लिबरलिज्म्स और कैपिटलिज्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बच्चे उसमें थ्योरी ऑफ जस्टिस पे किया था बच्चे। और यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल है बच्चे, इक्वल राइट टू द मोस्ट एक्सटेंसिव लिबर्टी कंफर्टेबल, यानी सभी को लिबर्टीज दी जाएगी। सेकेंड है बच्चे यहाँ पे ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लिस्ट एडवांटेज बच्चे, मतलब जो भी आप काम करेंगे उस काम को करने से ज्यादा बेनिफिट्स किसको होना चाहिए, लिस्ट कंडीशन में जो लोग हैं, लिस्ट सिचुएशन में जो लोग हैं वो लोगों को चाहिए। एंड चीजों को जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्राइमरी जो गुड्स होंगे, प्राइमरी गुड्स को जब भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो होना चाहिए बेस्ड ऑन द मेरिट, मेरिट के बेसिस पर ही चीजों को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी जब भी रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके तीन पैरामीटर्स होते हैं, इक्वलिटी, नीड्स एंड मेरिट, या फिर डेजर्ट। सभी समान हैं तो सभी समान हैं तो उनको इक्वल चीजें दे दो, अपने आप जस्टिस इस्टेब्लिश हो जाएगा। सभी की आवश्यकताएं एक जैसी हैं, सभी को एक जैसी चीजें दे दो, नीड्स के बेसिस पर हो गया। और मेरिट का मतलब होता है कि जिसकी योग्यता जैसी उसकी योग्यता होगी उस पर्सन को वही उसी रूप में वो चीज मिलनी चाहिए। जितनी मेरी योग्यता है, जितना मेरा मेरिट है, मुझे रिटर्न भी उतना मिलना चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो ये रॉल्स का पूरा तुम्हारा थ्योरी ऑफ जस्टिस है बच्चे।
ठीक है, तो इसको एक बार रीड कर लो, देख लो, इसमें कोई डाउट लग रहा है तो बच्चे बताओ। समझ में आया? दृष्टा, शुभम, रिया, वहां पे दो तीन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा। क्या पूछा जाएगा? व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कंसेप्ट किसने दिया पेपर में, ये तुमसे पूछेगा। दूसरा, ओरिजिनल पोजीशन का कंसेप्ट किसने दिया है, ये क्वेश्चंस पूछेगा। जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है उसका सीक्वेंस लिखने के लिए दे देगा, अरेंज करो। और बुक्स पूछी जा सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। इसके अलावा कुछ पूछे ही नहीं जा सकते इससे। तो एक बार थ्योरी ऑफ जस्टिस तुम्हारे नोट्स में है, उसको पढ़ लो, उसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है पूछो।